गुड इवनिंग बच्चे, जय हिंद। चलिए हम लोग चालू करते हैं जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। देखते हैं। देखिए हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े थे और हम लोगों ने पढ़ लिया था दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इनके कौन कौन से प्रकार हैं, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा शेयर करिए, ठीक है। और बाकी जो मैं पढ़ाता हूँ उसको PDF के रूप में आप लोगों को लिंक नीचे दे दूँगा, वहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल रहेगा, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। तो हम लोगों ने दर्पण के प्रकार पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था, एक मिनट, ठीक है बच्चा। हम लोगों ने दर्पण के प्रकार पढ़ा था, दर्पण के प्रकार पढ़ लिया था। दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है कौन सा, गोली दर्पण, जिसमें आईना हम लोग देखते हैं ना, आईना, उसी को कहते हैं समतल दर्पण। और गोली दर्पण गोल होता है, ठीक है, जिसे जो बाइक में साइड मिरर के रूप में यूज होता है, वो गोली दर्पण होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जो गोली दर्पण होता है, गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है। एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा कि गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोली दर्पण होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के बच्चे, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है अवतल दर्पण, कौन सा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अच्छा आप लोग बताएं, मैंने अव माने क्या बताया था। अव मतलब धसा हुआ, तल मतलब तल। वह दर्पण जिसका तल क्या होता है, धसा होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और वह दर्पण जो उभरा होता है, उसे उ मतलब होता है उभरा हुआ तल। वह दर्पण जिसका तल उभरा होता है उसे मुत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए एक बार फिर से हम वापस हम लोग आते हैं। हम लोगों ने और क्या क्या पढ़ लिया था, रिवीजन करता हूँ मैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि दर्पण के ध्रुव पढ़ा था, दर्पण की मुख्य अक्ष पढ़ा था। तो चलिए मैं एक दर्पण बनाता हूँ और आप लोग साथ में उसका नाम लिखते चलेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बताइए यह कौन सा दर्पण है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह कौन सा दर्पण है, इस दर्पण का नाम बताएं, ठीक है बच्चे। तो यह दर्पण है आपका अव मतलब धसा हुआ। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धसा होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो यह हो गया हमारा कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। इसमें मैंने द्वारक के बारे में बताया था। तो द्वारक क्या होता है कि जो यहाँ पे यम, इसको M1 मानते हैं और इसको हम क्या मानेंगे, M2। M1 और M2 इसके द्वारक हो गए। अर्थात परावर्तक पृष्ठ का जो ऊपर वाला और नीचे वाला भाग होता है इसको हम द्वारक कहते हैं। M1 और M2 क्या हो गया, द्वारक हो गया। एक पूछता है कि दर्पण का ध्रुव क्या होगा, दर्पण का ध्रुव। तो हम कहेंगे कि देखिए जो दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होता है, इसी के मध्य बिंदु को, इसके मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, इसके मध्य बिंदु को हम लोग P से दर्शाते हैं और इसको हम ध्रुव कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे, ठीक है बच्चे। जो बच्चे कल का पढ़े हुए हैं क्लास, डेली रिवीजन करते रहिएगा आप लोग, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने बताया था ध्रुव। अब देखिए मैंने आप लोगों को वही बताया था, जो कल चीज़ें बताई थी वही चीज़ें फिर से रिपीट हो रही हैं कि जो यह गोली दर्पण है तो एक किसी गोले का क्या होगा, एक भाग होगा। तो इस गोले का एक केंद्र होता है, क्या होता है, केंद्र, जिसे हम C से दिखाते हैं। और इसके केंद्र और ध्रुव से होके जाने वाली जो रेखा होती है, इसके केंद्र और ध्रुव से होके जाने वाली जो रेखा होगी, ठीक है, उसी रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, आप लोग नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में, इसका नाम क्या होगा। तो दर्पण के ध्रुव और C को क्या कहेंगे, तो इसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। कोई दर्पण होगा
इसके द्वारक हैं यम1 और यम2। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया था वक्रता केंद्र, यहाँ पे हो गया ध्रुव, इनसे होके जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो इसका मध्य बिंदु होता है, यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें जाती हैं, जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, वह टकराने के बाद परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती हैं, तो यह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम मुख्य फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख्य फोकस, इसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है बच्चा, इसे हम क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस और ध्रुव की जो बीच की दूरी होती है, इसे हम स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एफ से। और यह हमारी कहलाती है फोकस दूरी। क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है बच्चे, इसको हम कहते हैं फोकस दूरी। ठीक है, कल हम लोगों ने फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, जो केंद्र है और ध्रुव है, इनके बीच की जो दूरी होती है, इसे हम r से दर्शाते हैं। इसी को हम कहते हैं वक्रता केंद्र, सॉरी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो यह हो गया हमारा। अब हमको देखना क्या है कि मुख्य फोकस होता क्या है। तो सीधे सीधे दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जितनी भी आने वाली प्रकाश किरणें होती हैं, जितनी भी आने वाली प्रकाश किरणें होंगी, यह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे फोकस कहते हैं। तब फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। कल हम लोगों ने फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पढ़ा था कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, यही संबंध पढ़ा था, यह बहुविकल्पी में पूछा जाता है। आज हम लोगों को पढ़ना है प्रतिबिंब। क्या पढ़ना है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। ठीक है, क्या पढ़ना है? प्रतिबिंब। ठीक बच्चे, इसको इंग्लिश में इमेज बोलते हैं। तो इमेज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इस दर्पण पे मुख्य अक्ष पे या कहीं भी जहाँ पे वस्तु रखी जाती है उसे हम कहते हैं बिंब की स्थिति। कभी कभी वस्तु को बिंब कहा जाता है। अगर कोई वस्तु है तो वस्तु को वस्तु कहा जाएगा या बिंब कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बिंब। और जो इसका इमेज बनता है उसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब, बिंब ऐसे भी लिखा रहेगा या ऐसे। ठीक है, तो उसे हम प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक बच्चे, अब देखिए, हाँ, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब जहाँ पे जाके किरणें आपस में मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हैं, वहाँ पे इमेज बनता है। इमेज की परिभाषा पूछता है कभी कभी। ठीक है, पूछता है कि प्रतिबिंब की परिभाषा बताइए। ठीक है, तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? कोई पूछ दे प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? इमेज, इमेज। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे
प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए जो प्रतिबिंब होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब लिख लीजिएगा यहीं पे कि जो प्रतिबिंब होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। देखिए जहाँ पे किरणें जाके मिलती हैं उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कौन सा? वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जहाँ पे किरणें वास्तव में जाके मिलती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब, और जहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो देखिए जो यहाँ पे है आपका, हाँ इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा दूँ आपको, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, इसको एक साइड करते हैं, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए द्वारक मैंने पढ़ाई दिया है आपको। हाँ ठीक, देखिए द्वारक मैंने आपको पढ़ाई दिया है। प्रतिबिंब की स्थिति, जहाँ पे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है उसे प्रतिबिंब की स्थिति कहते हैं। प्रतिबिंब की साइज या प्रतिबिंब का आकार है जो बताता है कि वस्तु प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना है या बराबर बना है या वस्तु से बड़ा बना है। देखो प्रतिबिंब का आकार क्या होता है या साइज क्या होता है, तो कोई भी वस्तु होती है उस वस्तु का जो इमेज बनता है वह वस्तु से बड़ा बनता है या छोटा बनता है, उसी को हम कहते हैं प्रतिबिंब का आकार। ठीक है, ये सब ऐसे टर्म्स हैं जो आगे आने वाले हैं, हमको यूज करने हैं। ठीक बच्चा, अब आते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब प्रतिबिंब की प्रकृति से ज्ञात होता है कि दी गई वस्तु का दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा है, आभासी या वास्तविक या सीधा या उल्टा। तो चलिए मैं बताऊं कि जो प्रतिबिंब की प्रकृति का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे किरणें जाके मिलती हैं, अगर मिलेंगी तो वास्तविक होगा और मिलती हुई प्रतीत होंगी तो उसे हम आभासी कहते हैं। सीधा उल्टा तो आप जान ही जाएंगे कि अगर कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है, तो इतना तो आपके अंदर सेंस है कि आप समझ लेंगे। ठीक है, अब आते हैं प्रतिबिंब के प्रकृति के बारे में। प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है दो प्रकार की होती है। एक प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब सदैव दर्पण के सामने एवं उल्टा बनता है। अगर हम कहें कि देखिए यह दर्पण है, तो दर्पण के इस साइड वस्तु अगर रखी हुई है तो इसका जो जाके किरणें सही में मिलती हैं, तो जहाँ पे किरणें सही में मिलेंगी तो हमेशा, अगर प्रतिबिंब की बात करें तो वास्तविक इधर हमेशा किरणें जाके मिलती हैं, तो वहाँ पे जहाँ भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वहाँ पे सामने एकदम बनेगा प्रतिबिंब, वो उल्टा बनता है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा। तो जितने भी प्रतिबिंब होते हैं आभासी बनेंगे और क्या बनेंगे, सीधा। प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पर्दे के पीछे बनता है। कोई दर्पण होता है उसके पर्दे के पीछे बनेगा और वह सीधा बनता है। अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित करती हैं। वही मैंने बताया कि जब सही में प्रकाश की किरणें जहाँ पे जाके मिलेंगी उसी को हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और जब यह प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। इसे पर्दे पे हम प्राप्त कर सकते हैं, इसे नहीं कर सकते। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। हमेशा याद रखिए कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। इस चीज़ को याद रखिए। फिर हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड पे। ठीक है, हमने प्रतिबिंब की परिभाषा भी बता दिया है। अब आते हैं, ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या होता है संबंध। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की क्या, 2 गुनी होती है। ठीक है,
अब इसी पे एक प्रश्न है, आधारित प्रश्न है, आप लोग लिखना चाहे तो लिख लीजिए कि अगर किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सवाल है कि देखिएगा एफ इक्वल टू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, कितना दिया है, एफ बराबर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक मिनट, थीम देखिए एफ इक्वल टू कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, तो कह रहे हैं कि हमको आर की वैल्यू बताइए, आर इक्वल टू क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को एक सूत्र बताया था, एफ इक्वल टू आर के अपान में 2, ठीक है। यह किसको किसको याद है, यह सूत्र किसको किसको याद है, एफ बराबर आर बटा के 2, ठीक है। यह सूत्र जिनको जिनको याद होगा वे इस प्रश्न को लगा लेंगे। तो हम कहेंगे कि देखिए एफ के अपान में क्या मैं लिख सकता हूँ, एफ के अपान में मैं 1 लिख सकता हूँ, तो ये गुणा हम लोग कर सकते हैं। तो 1 का गुणा आर में होगा तो हमारा होगा यहाँ पे आर इक्वल टू कितना होता है 2f, ठीक है। आर इक्वल टू क्या होगा 2f होगा, ठीक है बच्चा, आर इक्वल टू 2f। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, यह फार्मूला है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूँ। आर इक्वल टू कितना होता है 2f होता है, ठीक है। जब आर इक्वल टू 2f होगा तो हमको लिखना क्या है, देखिए आर इक्वल टू 2f होता है तो आर की वैल्यू चाहिए, तो आर इक्वल टू होगा 2 इंटू एफ की वैल्यू कितना दिया था 8 दिया था, तो हो जाएगा हमारा 8 दूना के 16 सेंटीमीटर, ठीक है। एफ बराबर 8 सेंटीमीटर तो आर बराबर कितना होगा 8 दूना के 16 सेंटीमीटर। यह हमारा हो गया क्या प्रश्न, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्तिकी चलिए इसको मैं थोड़ा सा अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्तिकी चिन्ह परिपटी, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं हाँ अच्छा चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्तिकी पद्धति। कार्तिकी पद्धति में मान लीजिए कोई एक हम दर्पण ले लिए ऐसे, ठीक है, और यह हो गया हमारा क्या मुख्य अक्ष हो गया, क्या हो गया मुख्य अक्ष। अब इस पे हम लोगों को देखना है कि जैसे इसको हम लोग मानेंगे कैसे, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे हम लोग जैसे मूल बिंदु, एक मिनट, इसको हम लोग मानेंगे मूल बिंदु मानते थे इसको, तो यहाँ पे मानेंगे ओ, ठीक है, क्या मानेंगे ओ, ठीक है। अब देखिए यह हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, क्या बोलेंगे मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है बच्चे, इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष। अब देखिए हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी होगी, निर्देशांक ज्यामिति में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 4 चतुर्थांश के बारे में पढ़ा होगा, या आप लोगों ने बचपन में नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, ठीक है। नंबर सिस्टम बताइए कि जो 0 होता है इसके इधर क्या होता है, तो इसके इधर जितनी भी दूरियां होंगी माइनस में होती हैं और इसके इधर जितनी भी दूरियां होती हैं प्लस में। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे क्या पॉजिटिव, क्या लेंगे पॉजिटिव, और इधर क्या लेंगे, इधर हम लोग लेंगे निगेटिव, ठीक है। तो दर्पण के इधर इस साइड, ठीक है, जिधर से प्रकाश आपतित होता है तो इधर से आपतित किरणें होती हैं, आपतित किरणें, जिधर से प्रकाश की किरणें पड़ती हैं उधर की दूरियां क्या होती हैं माइनस होती हैं, और दर्पण के पीछे की दूरी क्या होती है प्लस होती है। और यहाँ पे हमारा क्या है ओ, यह ध्रुव है, क्या है ध्रुव। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ से ऊपर जो हम लेते थे पॉजिटिव लेते थे, नीचे क्या लेते थे, निगेटिव लेते थे। तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, ठीक है, कि जो ऊपर की दूरियां होंगी ऊंचाई वाली, जो ऊंचाई होती है हमेशा क्या लेंगे हम लोग, धनात्मक लेंगे। क्या लेंगे, धनात्मक, ठीक है। ऊंचाई हमेशा धनात्मक लेंगे। और जो नीचे की ऊंचाई होगी, यह ऊंचाई होती है हमेशा नीचे वाली, इसको बोलते हैं ऋणात्मक। ऋणात्मक ऊंचाई है। कौन सी ऊंचाई है, तो ये हमारी होगी ऋणात्मक ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए इसमें इधर से प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, जिधर से प्रकाश किरणें आपतित होंगी उधर की दूरी क्या होती है, हमेशा निगेटिव होगी, और दर्पण के पीछे वाली पॉजिटिव होगी। इससे ऊपर जाएंगे तो धनात्मक होगी, नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक होगी। देखो एकदम यह क्या है, एकदम सेम टू सेम उसी पे है। देखिए निर्देशांक, इस फर्स्ट चतुर्थांश है, यहाँ पे सेकेंड मान लो, ये थर्ड मान लेना, और इसको मान लेना फोर्थ। इसमें क्या होता है, ए बी प्लस होता है, ए बी प्लस होता है। यहाँ क्या होता है, ए बी प्लस होता है, ए माइनस होता है। अब ए बी नीचे माइनस, और नीचे क्या होगा, माइनस। इधर क्या होता है, प्लस होता है, इधर माइनस। मतलब कि दोनों में नीचे वाली दूरियां निगेटिव है, ऊपर वाली पॉजिटिव, इधर वाली पॉजिटिव, इधर वाली क्या, निगेटिव। तो यही है। इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। इसको देखते हैं। चलिए देखिए, बिंब दर्पण की बाई ओर रखा जाता है। बिंब मतलब वस्तु को हम हमेशा दर्पण की किधर रखते हैं, तो बाईं ओर। ये किधर है, बाईं ओर, बाईं ओर, और यह है दाईं ओर, दाईं ओर, ठीक है बच्चे। तो बिंब को मतलब वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको। ऑब्जेक्ट हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी दूरियां होंगी दर्पण के ध्रुव यहाँ से नापी जाएंगी। मुख्य अक्ष के समांतर मूल बिंदु की दाईं ओर दूरियां एक्स अक्ष के अनुदिश धनात्मक ली जाती हैं तथा बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक। देखिए इधर की दूरी निगेटिव होती है, इधर की पॉजिटिव होती है। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की दूरियां पॉजिटिव, इधर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली निगेटिव, यही है, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो हम लोगों को बच्चे पढ़ना है कि अब गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। न्यू स्लाइड कहाँ गई, हाँ ठीक है, एक मिनट। तो अब हम लोगों की हेडिंग होगी कि किरण आरेख के नियम। किरण आरेख के नियम। किरण आरेख के नियम। देखिए किरण आरेख के 3 नियम है, ठीक है। कौन कौन से नियम है उनको थोड़ा सा आप लोग देखते रहिएगा कि किरण आरेख के कौन कौन से नियम है। ठीक है, पहला नियम देखिए, नंबर 1 मैं दर्पण बना देता हूँ। ये हमारा दर्पण है। किरण आरेख के नियम में नंबर 1, ठीक है। जो पहला नियम है ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष है, इसको बोलते हैं पी, ध्रुव है, ठीक है। और ये हो गया हमारा यहाँ पे वक्रता केंद्र सी, यहाँ पे फोकस हो गया एफ, ठीक है। अब देखिए पहला नियम क्या है, ध्यान सुनिएगा। किरण आरेख का जो पहला नियम है, इस नियम के अनुसार दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जितनी भी प्रकाश किरणें होंगी परावर्तन के बाद यह फोकस से होकर गुजरती हैं। किससे होकर गुजरती हैं,
परावर्तन के बाद फोकस से होके गुजरती हैं। ठीक है, एक मिनट इसको देखिए ऐसे। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जितनी भी प्रकाश किरणें होंगी परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती हैं। कहाँ से गुजरती हैं? फोकस से। देखिए सारी किरणें कहाँ से जा रही हैं? यहीं से। ठीक है, तो ये किरण आरेख का पहला नियम था। इसमें मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए ये हमारा कौन सा दर्पण था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसको। तो यह है हमारा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये हमारा अवतल दर्पण है। और अगला जो हम स्लाइड बनाने जा रहे हैं यह होगी किसकी? उत्तल दर्पण की। ठीक है, अब देखिए एक मैं फिगर बनाने जा रहा हूँ। अब इसमें मान लेते हैं कि यह हमारा क्या है? M1 M2। इसको क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। द्वारक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्वारक। यहाँ से ये हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। इसी का एक सेंटर होता है, इसे हम C से कहेंगे। यहाँ पे होता है हमारा F। ठीक है, अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश किरणें आएंगी, आती तो हैं, आके टकराने के बाद ऐसे गुजर जाती हैं। अब देखिए प्रकाश किरण आई इधर से, यह मुख्य अक्ष के समांतर है। जितनी भी प्रकाश किरण, इधर से भी मान लीजिए प्रकाश किरण चली और आई, यहाँ से टकराई, टकरा के इधर वापस इस दिशा में मुड़ गई। मगर हम आगे जब बढ़ाएंगे इसको तो लगेगा कि कहाँ से होके जा रही है। यह हमको लगता है कि फोकस से होकर गुजर रही है। कहाँ से गुजर रही है? फोकस से। अगर इसको देखा जाए तो ये कहाँ से निकलती हुई प्रतीत होती है? फोकस से। ठीक है, तो कोई भी प्रकाश किरण, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। फिर हम लोग देखिए जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरती है तो दर्पण के परावर्तन मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उसको मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, अभी देखिए जो दूसरा नियम था, पहला नियम तो यही था कि किरण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से गुजरती हैं? फोकस से गुजरती हैं। ठीक है, अब जो दूसरा नियम है एकदम इसी का उल्टा है कि जब प्रकाश किरण फोकस से गुजरती हैं तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती हैं? तो इसको देखिएगा, थोड़ा सा नहीं बताता। चलिए, अगर हम कहें कि मान लीजिए यह एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? थोड़ा फिगर हम अच्छा से नहीं बना पा रहे हैं, आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। यह M1 है, यह हमारा M2 है। ठीक है, द्वारक है इसका। ये यहाँ से ऐसे यहाँ पे मान लीजिए यह हमारा ध्रुव है। यहाँ पे इसको मान लीजिए वक्रता केंद्र हो गई और यह हो गई हमारा फोकस। तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। यही नियम है। ठीक है, कि किसी भी दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किरण आरेख का दूसरा नियम था। ठीक है, देखिए कि जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। ठीक है, इसका जो सेकेंड इमेज होगा, इसका सेकेंड इमेज देख लीजिए। सेकेंड इमेज, एक मिनट, हाँ, अच्छा, किरण आरेख नियम, ठीक है। हाँ, जो सेकेंड इमेज होगा, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये हमारा उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा मुख्य अक्ष है, इसको हमने मान दिया M1, इसको माना M2। ठीक है, यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र C, यहाँ पे फोकस मैंने मान लिया F।
तो अब कह रहे हैं कि किसी दर्पण के फोकस से होके जाने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, दर्पण से टकराने के बाद, अब जैसे यहाँ से एक प्रकाश किरण आई यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट, सही बन नहीं पा रहा है, रुकिए, हाँ, लग तो रहा है कि थोड़ा सा बनाते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे मान, इसको मान लीजिए एफ, ठीक है, हमने क्या मान लिया, इस पॉइंट को एफ मान लिया। अब देखिए यहाँ से एक प्रकाश किरण आई, आके टकराई, टकराने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आई, यहाँ से एक प्रकाश किरण आ रही है, यहाँ पे ऐसे आ रही है, टकरा रही है, और टकराने के बाद क्या बन जा रहा है समझ में नहीं है, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल जा रही है। लग रहा है कि किसी फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरणें टकराने के बाद किधर चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक है, मुख्य अक्ष। यहाँ पे हम मान लेंगे एक ध्रुव है P, ठीक है। और जो हमारा तीसरा नियम होगा, तीसरे नियम को हम लोग देखेंगे, ठीक है, तीसरा नियम, जो तीसरा नियम है कि जब प्रकाश की किरणें वक्रता के बिंदु से गुजरती हैं तो परावर्तन के बाद वापस उसी मार्ग पर लौट जाती हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसको भी बता दूं, कह रहे हैं कि अगर इसको छोटा करते हैं, ठीक है, मान लीजिए दो दर्पण में बना रहा हूँ, ठीक है, इसको देखिएगा, एक दर्पण है हमारा अवतल दर्पण, और एक दर्पण में बना रहा हूँ यहाँ पे उत्तल दर्पण, ठीक है। अब देखिए ये इसका मान लेते हैं मुख्य क्या है, अक्ष है, यहाँ पे एक बिंदु ध्रुव मान लेते हैं, इसको M1 मान लेंगे, इसको M2 मान लेंगे, ठीक है। और इधर हमारा क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा C, और यहाँ पे हमारा फोकस होगा F, ठीक है। अब सीधे सीधे इसमें कह रहे हैं कि जो रूल नंबर तीसरा होता है कि किसी भी दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण वापस उसी दिशा में लौट जाती है। अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे जा रही है इस दिशा में तो यहाँ से टकराएगी और वापस उसी दिशा में क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। ये हमारा किरण आरेख का तीसरा नियम होता है और यही नियम यहाँ पे भी फॉलो करेगा, ठीक है। इसको मानेंगे द्वारक M1 और यहाँ पे द्वारक मानेंगे क्या, M2। यहाँ पे हम मान लेते हैं इसका वक्रता केंद्र C और इसको मान लेते हैं F, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि कोई एक किरण है यहाँ से चल रही है और जैसे लग रहा है कि कहाँ से होकर गुजर रही है, वक्रता केंद्र से आई किरण और आने के बाद यहाँ से इस दिशा में आ रही है और टकराने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाएगी। अर्थात कहने का मतलब है कि कोई भी प्रकाश किरण जो कि वक्रता केंद्र से होकर जाती है वापस उसी मार्ग में लौट जाती है, ठीक है। तो बच्चे यही था आज के लिए, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।